जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उस पे जो है पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को जो है पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी जो भ्रांतियां हैं हमारे संविधान के प्रति, कुछ लोगों के कुछ जो द्वेष हैं, वो आई होप जो है सारे जो इस तरह की चीजें हैं, भ्रांतियां, द्वेष, वो सब जो है हट जाएंगी। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसकी जो प्रस्तावना है यानी कि जो उद्देशिका है, प्रेम्बल बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या है? भारत का संविधान। यानी कि जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो पहला जो हमको पेज है यानी कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किन मूल्यों पर आधारित है और क्या क्या हमारे संविधान में है, ठीक है? समझिए, तो लिखा हुआ सबसे पहले हम भारत के लोग, यानी कि कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। यानी कि लोग यानी कि जनता, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सारा जो ये संविधान है वो लोगों के लिए ही है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। दूसरा है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कितनी अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि हमारा जो देश है भारत, वो किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आएगा। यानी कि हमारा अपना एक प्रभुत्व है, हमारा अपना जो देश है वो स्वतंत्र है भाई। यानी कि कोई भी बाहरी देश हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को तय नहीं कर सकता है कि हाँ भाई ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कोई करता है? नहीं कर सकता है। यानी कि हमारा जो पूरा सिस्टम है भारत का, वो हमारा भारत खुद तय करेगा कि हमको विदेश नीति कैसे चलानी है, हमें अपनी रक्षा नीति कैसे चलानी है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, हमें अपनी न्यायपालिका, ये तमाम इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो अंदर हो देश के, चाहे देश के बाहर हो, हमें कैसे चलानी है ये हम तय करेंगे। हमारा भारत तय करेगा भाई, कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रभुत्व संपन्न। आगे आइए, लिखा हुआ है समाजवादी। कितना अच्छा शब्द है समाजवादी। कुछ लोग जो है इसको, जो अखिलेश यादव की पार्टी है उससे संबंधित मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी है, इसलिए ये समाजवादी शब्द हट जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है बाद में जोड़ा गया था, 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, इसको हटा देना चाहिए था। अब इसको तुम हटा दो, नहीं रखना है रख दो, इससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संविधान हमारा समाजवादी विचारधारा पे है भाई। तो इसलिए आप इसको पार्टी पे रखें। हमारा जो समाजवादी है वो लोकतांत्रिक समाजवादी है, न कि बाहर से जो अलग तरह का जो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट टाइप का है, इस तरह का नहीं। हमारा लोकतांत्रिक समाजवादी है। यानी कि समाजवादी का मतलब है कि समाज के लिए सारे लोग बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, किसी के भी साथ जाति, लिंग, काला गोरा, इस राज्य का है, उस राज्य का है, इस बात पर किसी से भी क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समाज, बोलते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसी के जो विशेषता दिखाता हमारे समाज की, वही तो समाजवादी है कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है। यानी कि इसमें जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको जो है हर तरह की आजादी मिलेगी, सब समाज में बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जो है इधर उधर नहीं है, सब बराबर है। समाजवादी का मतलब यह है। यहाँ पर आगे आते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष को भी कई लोग जो है गलत संदर्भ में लेते हैं कि ये भी जो है 42वां संविधान में इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, कि भाई गलत शब्द है। देखो, अगर मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप चलो हटा लो, अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार है, आप हटाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो पूरा हमारा संविधान पढ़ेंगे वो धर्मनिरपेक्ष ही है भाई, है ना? तो आप देखिए तो सही, पूरा पढ़िए तो संविधान, पूरा हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो धर्म को नहीं मान सकते हैं, कि भाई आप हिंदू है तो आप हिंदू धर्म को मत मानिए, आप मुस्लिम है मुस्लिम को मत मानिए, इस्लाम को मत मानिए, या आप लोग जो है सिख हैं, ईसाई हैं, या कोई भी है, अपने अपने धर्म को मत मानिए। ऐसा नहीं है धर्मनिरपेक्ष का। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये जो देश है भारत, इसकी जो सत्ता है, इसके जो राज्य हैं, उनका कोई धर्म नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा उनका धर्म? सही बात है, क्योंकि यहां पर भाई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जो सरकार है, जो राज्य है, जो देश है, वो किसी एक धर्म के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती, या दूसरे धर्म के विरोध में खड़ी नहीं हो सकती है। ये कह रहा हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष भी आजकल इसको बोल रहे हैं, बात एक ही है लगभग, अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो मेन जो मुद्दा है मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि भाई जैसे एक मान लो एक पिता है, अब उसके दो बच्चे हैं, तो उस पिता के लिए जो दोनों बच्चे वो बराबर ही माने जाएंगे, कोई भी कम ज्यादा नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर जो सत्ता है, राज्य है, उसके लिए हर एक धर्म जो है बराबर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये धर्म मेजोरिटी में है तो इन्हीं का पक्ष मानेंगे, ये कम है तो इनका पक्ष नहीं मानेंगे। यानी कि जो सत्ता है वो धर्म से दूरी रहेगी उसकी। आपस में आपका धर्म है, आप धर्म को मानिए, स्वतंत्रता है, सब कुछ है, जिसको धर्म बदलना है, जिसको नहीं बदलना, जो नास्तिक है जो है मानिए, लेकिन राज्य जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या एक शिक्षक को जो है किसी के साथ जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर क्या भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। आंसर आप खुद निकल रहा था। तो यही तो है कि धर्म के नाम पर जो राज्य है, सत्ता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो
जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे इतने बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने एक एक शब्द को बहुत सोच समझकर इस संविधान में रखा हुआ। कितना अच्छा संविधान है, पूरा डिटेल में समझिए सही। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि एक तो होता है लोकतंत्र केवल, लेकिन गणराज्य से उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। समझिए, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि हम लोग जो जनता है वही यहां पर सर्वेसरा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, हम चुनते हैं कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तब जो ज्यादा बनते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, यानी कि लोकतंत्र है। हम वोट दे सकते हैं, हम लोग जो है अपनी सत्ता खुद चुन सकते हैं, तो ये लोकतंत्र है। लेकिन साथ में जब गणराज्य इसमें मिल जाता है तो इसकी जो अहमियत है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गणराज्य, रिपब्लिक सुना होगा, 26 जनवरी को हम लोग अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब यहां पर अब वंशानुगत, यानी कि राजा रानी का जो बेटा बेटी है, अब वो यहां पर हेड नहीं बनेगा, वो यहां पे राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनेगा, वो यहां पे राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यहां पे राष्ट्रपति भी आप देखा होगा आपने कौन बनते हैं, जो हमारे विधायक सांसद है, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं वही अपना राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति चुनते हैं। यानी कि किसी राजा रानी या कोई वंशानुगत टाइप के नहीं कि भाई ये हमारे पुराने, जैसे आपने अभी ब्रिटेन में देखा होगा, वहां पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी जो रानी है, महारानी है, उसके वंशजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वहां पर उनकी पूछ जो है, उनकी प्रासंगिकता है, वहां पर उनकी पहुंच या उनसे पूछा जाता है हर चीज। तो हमारा राज्य कैसा है, गणतंत्र है भाई। अब राजा रानी का बेटा नहीं बनेगा, कोई पुत्री नहीं बनेगी, कोई राजकुमारी या युवराज नहीं बनेगा। यहाँ पर जो जनता के द्वारा है और उनकी जवाबदेही जनता के ही प्रति होती है, ध्यान रखना। तो ये है गणतंत्र का मतलब। लोकतंत्र का मतलब सभी जानते हैं कि भाई लोगों का तंत्र है, लोग ही यहाँ पर सब कुछ है ना, मालिक है जनता। तो गणराज्य बनाने के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब हम बनाएंगे। कौन, हम भारत के लोग, कोई और नहीं बनाएगा, बाहर से नहीं बनाएगा, हम भारत के लोग। आगे बढ़ते हैं, उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि हम लोग जितने भी हम इस देश के नागरिक हैं, उन लोगों को किस टाइप का न्याय, 3 टाइप के न्याय बताए गए हैं, ध्यान रखना। यानी कि 3 टाइप के जस्टिस बताए गए। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब सभी के साथ जो सामाजिक स्तर पर जो है समान व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप उस जाति के, उस धर्म के हैं, आपको जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, इस सड़क पे आप चल सकते हैं, आप नहीं चल सकते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल इन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, ये सरकारी स्कूल इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। ये सारा कुछ नहीं है भाई, दैट इज सामाजिक न्याय। सब बराबर हैं, जाति धर्म सब चीज लगा के सब बराबर है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी जो वेलफेयर जो वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, कोई भी सुविधा है, राशन मिल रहा है सब लोगों को फ्री में, गवर्नमेंट दे रही है, या कोई भी सुविधा दे रही है, तो सब लोगों के लिए बराबर है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि आपको ये जो है जो कोरोना की वैक्सीन है वो नहीं लगेगी, इनको लगेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए बराबर है, हर काम इस भारत देश में सबके लिए बराबर है, चाहे जॉब्स हैं, चाहे आपके कोई भी काम करना है, हर चीज। इसी तरह से दूसरा जो न्याय है वो आर्थिक न्याय होना चाहिए, यानी कि सबको जो है पैसा कमाने की आजादी होनी चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से जो है अर्थव्यवस्था बनाने में साथ दे सकते हैं। और ये भी ध्यान रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के पास जो है बहुत सारा पैसा जमा हो जाए और दूसरों के पास जो है कुछ भी नहीं है, तो ये आर्थिक न्याय नहीं है। हालांकि आजकल देख रहे होंगे आज कि यहाँ पर भारत में 1% लोगों के पास लगभग 80-90% पैसा जमा हो चुका है। हाँ, ये खाई कम होनी चाहिए, सभी के पास आर्थिक न्याय होना चाहिए, सबके पास कुछ पैसा आना चाहिए, किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो। ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनके पास ऐसा क्या कारण है, इनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से आर्थिक न्याय नहीं हो पाता है। सबको जो है पैसा कमाने का बराबर तरीके से आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, कोई कम ज्यादा अप डाउन है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1% के पास 80-90% पैसा जमा हो जाए, तो ये गलत तरीका है भाई, इससे लोकतंत्र सही से काम नहीं करता। आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, और दूसरा है राजनीतिक न्याय। यानी कि हम जो है जनता को, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ना, सांसद, एमएलए, वोट देने का अधिकार सबको, यही है राजनीतिक न्याय। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या कैसा भी हो, उसको जो है राजनीति में आने का अधिकार है कि नहीं है, वो एमएलए सांसद बनने का अधिकारी है कि नहीं है। यानी कि राजनीतिक न्याय, वो अपना दल बना सकता नहीं बना सकता। भाई कुछ लोग देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर लगातार जो हर साल कोई ना कोई जो राजनीतिक पार्टी वो लॉन्च होती रहती है, राजनीतिक दल बनता रहता है, सबको ये अधिकार है कि नहीं है। राजनीतिक न्याय होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने सबसे बड़ी चीज की थी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए, तभी राजनीतिक न्याय का अर्थ होगा। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे राजनीतिक न्याय तो है काफी हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय से बहुत सारी, इस देश की बहुत सारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं वंचित है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। अगला ये तो हुआ 3 तरह के न्याय। यार अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि अब किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए समझते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, जैसे मेरे अपने विचार है तो मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूं, आप भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, हर कोई अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो यह है विचारों की स्वतंत्रता कि आपको जो बोलना है अपने विचारों से वो आप बोल सकते हैं, ये विचार है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि जैसे देखा होगा आपने, बोलने की आजादी या
किसी भी चीज को प्रदर्शित करने की आजादी के, हाँ हम बोल सकते हैं, अनाप शनाप नहीं, गाली गलौज नहीं, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, लेकिन जो सही बात है वो हम बोल सकते हैं, कोई हमारे पास रोक टोक नहीं है। नेता ये बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं, सारे लोग अपनी बात बोल सकते हैं, किसी का भी विरोध या किसी पे भी इस तरह का दबाव नहीं कि आप बोल नहीं सकते। अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सुना होगा आपने, ठीक है। अगला है विश्वास, सही बात है, आपका विश्वास जिस पे है, आप जिसको आप पत्थर पे विश्वास करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप जिस पे विश्वास, आप इस धर्म पे विश्वास करते हैं, आप इस आदमी पे विश्वास करते हैं, आप इस भगवान पे विश्वास करते हैं, तो विश्वास की भी आपको स्वतंत्रता दे दी भाई, आजादी दे, जो आपको विश्वास करना, मान लीजिए जो सरकार है, जो राज्य है, भारत जो देश है, वो आप पे दबाव नहीं मानेगा कि आप इस पे विश्वास क्यों कर रहे हैं भाई। अगला बढ़ते हैं धर्म और उपासना की, धर्म, धर्म सही बात है, सब अपने अपने धर्म, मैंने यही तो बोला, धर्मनिरपेक्ष यही तो है, धर्म की स्वतंत्रता, बात ही की तो है कि भाई आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम है मुस्लिम को मानिए, ईसाई ईसाई को मानिए, सिख है सिख को मान लिया, बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म को मानिए, जैन है जैन धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना मान लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता है भाई। लेकिन राज्य का नहीं होगा, बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर भेदभाव राज्य कर सकता है ना, यस ध्यान रखिए, यही है धर्म की स्वतंत्रता, जिसको जहां जो धर्म करना है, जैसे मानना है, नहीं मानना है, वो भी सब है यहाँ पे। अगला है उपासना, उपासना का मतलब, उपासना मतलब पूजा पद्धति, जिसको मंदिर में जाना है मंदिर में जाइए, जिसको मस्जिद में जाना है मस्जिद में जाइए, जिसको चर्च में जाना है चर्च में जाइए, जिसको गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाइए, जहां जाना है जिसको जो मर्जी है भाई, कोई रोक टोक नहीं है, राज्य या देश सत्ता सरकार रोक टोक नहीं कर सकती कि आप वहां नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते, जिसको जाना जाना। उपासना की स्वतंत्रता, कितना अच्छा संविधान है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल बहुत ही, मतलब जैसे डिटेल में अगर समझेंगे तब आएगा समझ में। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा सही बात है, सबका अपना अपना मान सम्मान है, सबकी अपनी प्रतिष्ठा है, किसी की भी प्रतिष्ठा को कम करके नहीं आंका जा सकता कि अमीर है तो इसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है देश के अकॉर्डिंग, ये गरीब है ये जो है नकारा है तो इसकी जो प्रतिष्ठा है वो कम है, सबकी प्रतिष्ठा एक समान है, चाहे ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, सबकी जो डिग्निटी है, सबकी जो मान सम्मान है वो सबका बराबर है। इसी तरह से अवसर की समता, अवसर की समता मतलब सबको सही बात है अवसर मिलते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आप इस जाति के इस धर्म के, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ऐसे आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या आपको जो है जैसे बोला कि जो नौकरियां निकलती है सबको उसमें समान अवसर मिलता है, चाहे किसी भी धर्म से हो चाहे किसी भी जाति से हो। हाँ उसमें आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग है, उसी को जो है यहाँ पर जो समाजवादी यानी कि जो सामाजिक न्याय उसके तरह उसको स्पष्ट किया गया कि क्यों होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें देखिए समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है, सही बात है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा है, कोई भी जैसे बोला कि छोटा बड़ा नहीं है, सब व्यक्ति राज्य के लिए देश के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, तो हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ध्यान दीजिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ध्यान ना राष्ट्र की एकता, सही बात है, हमारा जो राष्ट्र है वो पूरा एक है, उसकी अपनी एक अखंडता है, यानी कि अब उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब से हमारा जो देश है वो आजाद हुआ, या आप बोल सकते हैं संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, कि हमारा देश एक है भाई, बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन सब मिलाकर एक क्या बना रहे हैं, एक देश बना रहे, दैट इज भारत, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा। इसी तरह अखंडता, यानी कि अब हमारे देश को कोई भी तोड़ नहीं सकता भाई, पाकिस्तान उस समय टूट गया, उसके बाद बांग्लादेश टूट गया, बहुत सारे कहते हैं कि हम अफगानिस्तान यहां तक भी थे सब, तो अब जो हो गया हो गया, लेकिन 1950 के बाद अब आपने देखा कि कोई राज्य अलग हो गया या कोई क्षेत्र अलग हो गया, नहीं हो सकता भाई। अगर ऐसा होगा तो जो हमारी सेना है उसको सबक सिखा देगी कि कहां भाग रहे हो भाई, अब नहीं होगा, ये जो टूट गया, लेकिन अब संविधान लागू हो चुका है, अब नहीं टूटेगा, दैट इज अखंडता, सब जो है हमारा एक है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई भी हमको मरोड़ नहीं सकता, हम अखंड हैं, राष्ट्र के तौर पे एकता है हमारे अंदर, ठीक है। इसी तरह सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मींस भाईचारा, कितना अच्छा शब्द है बंधुता, भाईचारा मतलब चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे आपका लिंग कुछ भी हो, आप बच्चे हैं छोटे हैं, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आपके अंदर एक बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए, सही बात है, भाईचारा बढ़ेगा तो सब खुश रहेंगे, पूरा देश अच्छा रहेगा, राज्य अच्छे चलेंगे। भाईचारा नहीं है इसलिए तो इतना जो हुड़दंग हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही जगह जगह, सब एक दूसरे के जो है प्यासे हैं, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए भाई, बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, सही बात है, हमारा संकल्प वो बिल्कुल दृढ़ है, मजबूत है, पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। अपने इस संविधान सभा में, यानी कि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों की सभा थी, वो संविधान सभा में आज कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकृत करना, कि हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित यानी कि अब इसका जो है कानून बनेगा, इसको लागू किया जाएगा, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को अर्पित करते हैं, कौन, हम भारत के लोग, कितनी अच्छी चीज है, हम भारत के लोग क्या करते हैं, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित भी करेंगे, लागू भी करेंगे और आत्म अर्पित भी करते हैं, अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, कौन, हम लोग खुद ही इस संविधान को अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात लिखी, एक एक बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अब लगाओ, अब संविधान क्या खराब है, आप खुद बताओ,
अब पूरा एक एक शब्द समझ में आ गया, जिसको वाकई में समझ में आ गया, जिसके पास कुछ थोड़ी सी भी अगर बुद्धि है समझने की, तो कोई भी शब्द इसमें खराब है। हाँ, आप आलोचना कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई ये शब्द जो है बाद में जोड़ गए, संविधान और ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है 42वां संविधान हुआ 1976 में, इंदिरा गांधी जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय ये जोड़े गए। अब मैं बोलता हूं जोड़े गए तो इसमें खराबी क्या है, शब्द क्या खराब जोड़े गए? इसमें अखंडता में तो चलो दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता में क्या दिक्कत है? क्या किसी का धर्म नहीं है? हिंदू धर्म नहीं चला, मुस्लिम धर्म नहीं चला, सब तो चल रहे हैं भाई, सब अपने अपने धर्म को मान रहे हैं। समाजवादी में क्या दिक्कत है? सब लोग समान है, इसमें क्या दिक्कत है? तो कुछ चीजें जो है बाद में जोड़ी गई, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर ये नहीं भी जोड़ी जाती तो वैसे भी हमारा जो संविधान है वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तो है ही भाई, क्योंकि जगह जगह आपको आगे क्या मिलेगा कि भाई धर्म की स्वतंत्रता, जो हमारे मौलिक अधिकार है, समाज जो वहां पर आप पढ़ेंगे सब जो है समान है, लिंग भेद या जाति धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो अगर ये शब्द नहीं भी होंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, है तो अच्छी बात है। यानी कि प्रस्तावना हमारे जो है जो संविधान है उसका जो है अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। याद होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कई बार बोल दिया भाई कि आप लोगों को जो संविधान है ना बाकी का, उसको जो करना है संशोधन कर लीजिए, पर इसको मत छेड़ो भाई। कोई मकान बना रहे हैं तो आप जो है ऊपर मकान में जो करना आपको कर लो, आपको खिड़की इधर से उधर चेंज करनी है, ये वाली खिड़की हटा के नई खिड़की लगानी है, इस दीवार से हटा के दूसरी दीवार में लगानी है, लगा लीजिए खिड़की को। आपको जो करना उस कमरे में दरवाजा इधर से उधर कर लो, इधर से ये दीवार हटानी है हटा लो, लेकिन आप बेसमेंट मत हटाइए, क्योंकि अगर आप बेस हटा देंगे, उसका जो पूरा बेस है उस मकान का, तो पूरी बिल्डिंग ही धधराकर नीचे गिर जाएगी। तो आप लोग जो है इसको अलग करने की कोशिश ना करिए, हमारा अभिन्न अंग है। और इसीलिए हमारे जितने भी जो राजनेता थे उस समय टॉप लीडर के, जिनके पास बहुत अथाह ज्ञान था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सभी के सभी, और उन्होंने इस तरह का जो है पूरा सोच समझ के बना रखा है। और देखिए जितनी प्रासंगिकता उसकी उस समय रहेगी उतनी ही प्रासंगिकता उसकी आज भी है संविधान की। तो इसलिए जो भी लोग जो है संविधान के बारे में उटपटांग बोलते हैं या गलत है सलत है, ये लागू होना चाहिए वो लागू होना चाहिए, उनको एक बार ये पूरा समझाइए, समझ में पूरा डिटेल में समझाइए आप लोग पूरा कि क्या है भाई संविधान में, जरा समझो तो सही एक एक शब्द। मेरे साथ जिस तरह से सरकार ने हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको लागू किया कि अनिवार्य है, मुझे लगता है कि संविधान को भी जो है इसकी जो कम से कम प्रस्तावना है इसको भी जो है अनिवार्य कर देना चाहिए, कानूनी तौर पे जो है बिल्कुल पहुंचा देना चाहिए सब जगह। सारे जो जितने भी दफ्तर है सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं चाहे स्कूल है, स्कूल की जो सुबह की असेंबली होती है बिल्कुल अनिवार्य कर दीजिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है सब पढ़ेंगे भाई, डेली पढ़ेंगे। सुबह की जो असेंबली होती है स्कूलों में या जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं वहां पर ये चीजें पढ़ाइए, तब देखना लोगों के अंदर कितना परिवर्तन आता है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के भाव का। हमारे जो सरकारी कर्मचारी वो भ्रष्टाचार की तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझाइए तो सही, इस तरह के लागू इसको अनिवार्य कीजिए, मैं तो कह रहा हूं। और पूरा जो है खुद भी समझिए दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि यही चीज है जो हमारे देश को चला रही है और हमारे देश को एक करके रखी हुई है। इसलिए सभी लोग जो है इसको फैलाइए और कोशिश करें कि अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर और लाइक जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझे। धन्यवाद।